तो पिछली बार हमने कहानी को एक ऐसे मोड़ पर छोड़ा था जहां रिया बिल्कुल टूट चुकी थी। उसकी पूरी दुनिया हिल गई थी सिर्फ एक सबूत की वजह से। सोच के देखिए, एक रिकॉर्डिंग जिसमें कत्ल का हुक्म देने वाली आवाज किसी और की नहीं, खुद रिया की थी। इंस्पेक्टर विक्रम के जाने के बाद रिया के लिए सच और सपने के बीच का फर्क जैसे खत्म हो गया था। उस टेप ने उसके दिमाग में एक ऐसा जहर घोर दिया था कि वो खुद से ही सवाल करने लगी थी, क्या मैं पागल हो रही हूँ? क्या ये मुमकिन है कि मैंने सच में ऐसा कुछ किया हो जो मुझे याद भी नहीं? और यही एक सच था जिसने उसे अंदर तक हिला के रख दिया कि वो आवाज उसकी अपनी थी। तो चलिए अब देखते हैं कि इस तूफान के बाद रिया की जिंदगी में आगे क्या होने वाला है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ से कहानी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर का रूप ले लेती है। रिया एक ऐसे जाल में फंसने वाली है, एक ऐसे चक्रव्यूह में जिसे बहुत सोच समझकर खास तौर पर उसी के लिए बनाया गया था, जहां से निकलना लगभग नामुमकिन है। उस रात थक हार कर रिया सो तो गई, लेकिन तभी कुछ अजीब शुरू हुआ। एक ऐसा सिलसिला जो बार बार और बार बार खुद को दोहराने वाला था। एक सपना जो असल में एक टाइम लूप था। हर बार वो उसी दिन में जागती, उसी पल में, लेकिन हर बार एक नए और ज्यादा भयानक खौफ के साथ। पहला लूप, लिफाफा आता है, अंदर ईशान की अकेले की तस्वीरें। रिया को एक पल के लिए लगा शायद सब ठीक हो सकता है। फिर दूसरा लूप, वही लिफाफा, लेकिन इस बार अंदर एक हीरे की अंगूठी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उलझन बढ़ने लगी। तीसरा लूप, इस बार लिफाफे में एक खत था, सिर्फ कुछ लफ्ज, मैं तुम्हें प्यार करता हूं पर मैं तुम्हें खो चुका हूं, दिल टूटने की आहट। और फिर चौथा लूप, सबसे डरावना, इस बार कोई लिफाफा नहीं आया, बल्कि ईशान ठीक उसी तरह जमीन पर गिरा, उसके सर से खून बह रहा था जैसा रिया ने कुछ देर पहले गुस्से में सोचा था। दहशत से रिया कांप उठी। और फिर पांचवा लूप, जब सब कुछ दोबारा शुरू हुआ तो अचानक रिया की आंखें खुल गईं। वो सपने के अंदर ही जाग गई। वो समझ गई, ये कोई सपना नहीं है, उसने सोचा। मैं पागल नहीं हो रही हूं, ये एक प्लान्ड अटैक है, एक मेंटल अटैक। कोई है जो मेरे दिमाग के साथ खेल रहा है, मुझे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो चीखते हुए उठी और सीधा ईशान को झंझोड़ कर उठा दिया। लेकिन ईशान, वो तो इतनी गहरी नींद में था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने मासूमियत से पूछा, रिया क्या हुआ? तुम रात भर चिल्ला रही थी। और ईशान का ये भोलापन, ये मासूमियत, धोखे की एक ऐसी परत थी जिसने रिया को उस घर में बिल्कुल अकेला महसूस करा दिया। तो अब विक्टिम का रोल खत्म। अब रिया एक शिकारी थी जो अपने ही शिकारी की तलाश में निकल पड़ी थी। यहाँ से कहानी की रफ्तार एकदम से बदल जाती है, क्योंकि अब रिया को जवाब चाहिए थे, और उन जवाबों के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। किसी पर भी भरोसा ना करते हुए रिया ने वो घर छोड़ दिया। ना ईशान, ना इंस्पेक्टर विक्रम, कोई नहीं। वो दिल्ली की भीड़-भाड़ वाली सड़कों में एक साये की तरह घुल मिल गई, अपनी पहचान छुपा ली। अब उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, ईशान के उस सीक्रेट ऑफिस तक पहुंचना। वो ऑफिस जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ रिया जानती थी। आधी रात का वक्त रिया चुपके से उस ऑफिस में दाखिल हुई, लेकिन अंदर जो उसने देखा, उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो कोई ऑफिस था ही नहीं, वो एक फैक्ट्री थी, झूठ बनाने की फैक्ट्री। दीवारों पर हजारों प्रोस्थेटिक मास्क टंगे थे, हर उम्र, हर लिंग, हर नस्ल के चेहरे। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों जिंदगियों को दीवारों पर सजा दिया गया हो। और हर मास्क के नीचे एक फाइल रखी थी, और हर फाइल में एक शिकार की पूरी जिंदगी का कच्चा चिट्ठा। वहीं एक टेबल पर उसे एक लॉग बुक मिली। जब उसने उसे खोला तो उसके हाथ कांपने लगे। उसमें उन सब लोगों के नाम थे जिसे ईशान अपना शिकार बना चुका था, और नाम के आगे लिखी थी वो रकम जो उनसे लूटी गई थी। पन्ने पलटते पलटते वो आखिरी एंट्री पर पहुंची। सब्जेक्ट नंबर 122, रिया शर्मा, टारगेट एक्सट्रैक्शन 5 करोड़ रुपए। उसकी 7 साल की शादी, उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ थी। वो उसकी पत्नी नहीं थी, वो एक प्रोजेक्ट। लेकिन सबसे डरावनी चीज तो उसकी फाइल के आखिर में थी, एक डेथ सर्टिफिकेट, उसका अपना डेथ सर्टिफिकेट। और उस पर तारीख आने वाले कल की थी। उसकी मौत
पहले से ही प्लान हो चुकी थी। अब वक्त था आमना सामना होने का। अब पर्दा उठने वाला था उस चेहरे से जो अब तक हजारों निकाबों के पीछे छिपा हुआ था। पैनिक में रिया अपनी जान बचाने के लिए भागी। वो तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी कि सामने दरवाजे पर एक साया दिखा। वो ईशान ही था, लेकिन उसका चेहरा ईशान का नहीं था। उसने एक बूढ़े आदमी का प्रोस्थेटिक मास्क पहना हुआ था। उसकी आंखों में डर नहीं, एक अजीब सी चमक थी। वो मुस्कुराया और बोला, मैं लेखक नहीं हूं रिया, मैं एक शिल्पकार हूं, एक आर्टिसन। और तुम मेरी सबसे खूबसूरत रचना हो, माय मास्टरपीस। उसकी आवाज में जरा भी पछतावा नहीं था, सिर्फ एक अजीब सा गुरूर था, जैसे कोई आर्टिस्ट अपनी सबसे बेहतरीन पेंटिंग को देख रहा हो। लेकिन इतने खौफ के बीच भी रिया का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसे याद आया, उसके पास पिछले दरवाजे की एक चाबी अभी भी है। उसने मौका देखा, चाबी घुमाई, दरवाजा खोला और दिल्ली की उन भूल भुलैया जैसी गलियों में अंधेरे में कहीं गायब हो गई। तो रिया ईशान के चंगुल से तो बच निकली, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अब भी उसके सामने खड़ा है। जब शिकारी कोई भी चेहरा लगा सकता है, तो वो भागेगी कहाँ, छुपेगी किससे, किससे पहचानेगी? कहानी अभी बाकी है।